हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। नर्चर विद डॉक्टर शफीक, इस नाम के प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, यू ऑल वेलकम। आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम बच्चों और नौजवानों की हेल्थ, एजुकेशन, ट्रेनिंग और कैरियर रिलेटेड इश्यूज पे हम बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द फ्यूचर। मस्नूई जहानत या समझ और मुस्तकबिल। आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, छोटे से छोटे हमारे रोजमर्रा के काम, मिसाल के तौर पर मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, वहां से लेके फेसबुक से लेके बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी भी जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि कारें जो है वो बगैर ड्राइवर के चलनी शुरू हो गई हैं और सिरी हमारा ऑर्डर लेने लगा है। इसी तरह के बहुत से एप्लीकेशंस आप देख रहे होंगे वीडियोस में कि टेक्नोलॉजी जो है कहीं से कहीं आगे बढ़ चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं कि आने वाले दिनों में इससे बहुत कुछ तवक्कात हैं, उम्मीदें हैं और हो सकता है एक बड़ा टेक्नोलॉजी में एक इनकलाब, एक रेवोल्यूशन आ सकता है। जहाँ टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस है, वहाँ हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि जो टेक्नोलॉजी हम इंसान बना रहा है, जो इंसानी दिमाग उसके पीछे काम कर रहा है, उस दिमाग को पैदा करने वाला, उस दिमाग को तख्लीक करने वाला, उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। जो सारी कायनात को जो है बहुत ही बेहतर अंदाज से सिस्टमैटिकली उसको ऑर्गेनाइज करके चला रहा। तो ये बात हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि तकरीबन 1500 साल पहले कुरान में बताया गया कि जब हम आखिरत में पहुंचेंगे तो वहां कोई चीज सीक्रेट नहीं रहेगी और हमारे जो आंख, कान, जिल्द, स्किन जो है, ये सारे आंसर करेंगे कि हमने क्या काम किया इस दुनिया में। अब आप टेक्नोलॉजी को लेकर देखिए कि एवरीथिंग कैन बी रिकॉर्डेड एंड एवरीथिंग कैन बी मॉनिटर्ड और इट कैन बी रिप्रोड्यूस्ड। ठीक है। तो ये 1500 साल पहले रेगिस्तान में जब उस वक्त में जब किताब उतरी थी, डिवाइन किताब, तो उसमें ये बयान किया गया था। अब हिसाब लगाइए कि आज हम इंसान जो है बहुत ही उसके पीछे काम करके, बहुत ही टेक्निक इस्तेमाल करते हुए एक छोटी चीज करता है तो हम समझते हैं कि ने बहुत कुछ अकम्प्लिश कर लिया। अगर ये टेक्नोलॉजी इंसानी फलाह बहबूदी यानी वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी, उसके लिए अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी चीज है और उसमें और आगे तरक्की करनी चाहिए। लेकिन अगर वो इंसानियत के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है तो फिर ये किसी काम की नहीं है। ये इसी टॉपिक को लेकर आज जो कुछ हम बात करेंगे वो हम हमारे जो एमिनेंट गेस्ट हैं उनसे हम आज बात करेंगे, आपको इंट्रोड्यूस भी कराएंगे। उससे पहले मैं आपको आज की चैलेंजेस बताना चाह रहा हूँ कि एक तो ये है कि टेक्नोलॉजी का जो टॉपिक होता है बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज होती है, जार्गन होती है, इट्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ऊपर से ये है कि एक आने वाली टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की बात हो रही तो और ज्यादा जो है डिफिकल्ट लैंग्वेज हो सकती है। तो इस वजह से हम स्पीकर से थोड़ा रिक्वेस्ट किए थे कि जरा जितना हो सके हम हिंदी को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन चूंकि वो उनका ओरिजिन केरला से है, जरा हिंदी मुश्किल रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि उसको कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक दूसरी चीज जो है, टेक्नोलॉजी को उसी लेवल पे बात करना है या फिर उसको और बहुत ही बेसिक पे लाना है, ये हमारे लिए चैलेंज था। वो इसलिए कि मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि हम लोग जो प्रोग्राम्स करते हैं वो अब चूंकि अब आज हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो सारा डेटा हमारे पास होता है कि कौन कहाँ से लॉगिन हो रहा है, कितने कौन सी डिवाइस से देख रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, कितने घंटे कितने मिनट्स उस पे पर्टिकुलर वीडियो पे स्पेंड कर रहे हैं, क्या एज ग्रुप वाले लॉगिन कर रहे हैं, सारा कुछ डेटा मिल जाता है। तो इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि लोग जो है लाइक करना छोड़िए, वो सब्सक्राइब जो फ्री होता है वो भी करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। मुझे जो रीजन समझ में आते हैं वो ये कि या तो हमारे प्रोग्राम्स अच्छे नहीं होते हैं, अगर ये है तो फिर उन्हें फीडबैक देना चाहिए कि भाई इस तरह से आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। एक दूसरी चीज ये है कि भाई आपको टेक्नोलॉजी का पता नहीं है कि कहाँ सब्सक्राइब लिखा होता है कि आपको क्या क्लिक करना है। अब जब इसकी बात है
तो मेरा ख्याल में इतना बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं कि भाई आपने यूट्यूब लिंक खोला तो सामने ही दिखता है आपके सबसे, तो आपने क्लिक कर दिया तो आपको आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं, ताकि हम बार-बार आपको नोटिफ़ाई न कर सकें, और अगर न भी क करें तो आपको ऑटोमेटिकली उसको नोटिफ़िकेशन मिल जाता है। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि हमारे अंदर वो शऊर ही बाकी नहीं रहा कि भई एक कोई चीज़ अगर आपको लगता है कि भाई फ़ायदेमंद है, तो हम उसको अप्रिशिएट करें या फिर उसको जो है लोगों तक पहुँचाएँ। क्योंकि हम उस ज़माने में रह रहे हैं जहाँ ये बिल्कुल फ्री है, आपको घर बैठे मिल जाती है। तो उस पर भी अगर हम एक एक सब्सक्राइब क्लिक का जो बिल्कुल ही फ्री है, ना ही आपको आधार लिंक करना पड़ता है, ना ही आपको पैन कार्ड उसके साथ लिंक करना पड़ता है, ना ही आपको कोई और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। ये ज़माने में अगर हम इतना भी नहीं कर सकते हैं, तो आप इमेजिन कीजिए कि कल को अगर ये पेड हो जाता है, तो फिर हम क्या करें? तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी तरक्की हो, तो थोड़ा बहुत हमारी सोच में बदलाव लाना ज़रूरी है। चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एमिनेंट, ही इज़ बेसिकली इज़ अ फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ 3G IRPS IIT मद्रास रिसर्च पार्क है। मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर साहिद चुलैल साहब। ये बेसिकली केरला के हैं, लेकिन ही हैज़ बिज़नेस अक्रॉस द नेशंस। तो मैं एक थोड़ा उनका ये जो इंट्रोडक्शन है मैं आपको डिस्प्ले करूँगा, ताकि बाद में आप अ, देख भी सकते हैं, और मैं उनको एक मौका भी दूँगा अपने आप को, अपने जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उसको बताने का। जी, ये हैं हमारे डॉक्टर साहिद चुलैल साहब। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, देखने में सिंपल शख्सियत रखते हैं, लेकिन इज़ अ ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन, एंड यू नो इज़ बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंटिस्ट, फ्यूचरिस्ट, एंड इज़ आल्सो एजुकेशनिस्ट, एंड एज़ आई सेड इज़ अ सीरियल एंटरप्रेन्योर एंड अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी। मैं कुछ पिक्चर्स आपको बताना चाहूँगा, उससे पहले उनके थोड़े अकम्प्लिशमेंट्स हैं, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्हें ग्लोबल रेस अवार्ड 2018 में दिया गया। फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जो है हक्स अवार्ड है, फिर वर्ल्ड एजुकेशन अवार्ड 2017 का है। फिर हमारा अपना जो है प्रवासी भारतीय कर्म रत्न दो 2020 में दिया गया। फिर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एक्सीलेंस अवार्ड 2020 का ही है। तो ये आप देखते हैं, और एक जो है एसोचैम का एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2018। ही इज क्वाइट एक्टिव इन डिफरेंट एरिना ऑफ लाइफ। और मैं थोड़े उनके पिक्चर्स बताऊंगा, ताकि आप बाद में जो है रिप्ले करके देख सकते हैं, ताकि मैं उनको फ्लाइट भी पकड़ना है, तो मैं नहीं चाह रहा कि उनका ज्यादा वक्त इसमें चला जाए। तो क्विकली थोड़े उनके फोटोज बताऊंगा, ताकि हमें पता चले कि भाई आज के हमारे गेस्ट कौन हैं। ये हार्वर्ड के प्रेसिडेंट के साथ है इनका फोटो। Dr. Said sir, you are welcome to this program. वेरी गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम शफीक जी। आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये अभी नीड ऑफ द आवर है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। जो टेक्नोलॉजी बदल रहे हैं, बहुत लोगों को इसका फ़ायदा होगा। थैंक यू गिविंग ए अपॉर्चुनिटी। जब हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं ज्यादा बोलने, क्योंकि हर सेकंड में टेक्नोलॉजी बदल रहे हैं। जितना हम बोल सकते हैं, देखो हम जितना जानकारी है थोड़ा शेयर करेगा उतना ही बोल सकते हैं, लेकिन दुनिया में उतना कुछ और है टेक्नोलॉजी में। सो जो कुछ मेरे को आते हैं वो आपको तो मालूम है, मैं केरला से हूँ, हिंदी में थोड़ा दिक्कत भी है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, जो भी हिंदी में करने के लिए लेवल बेस्ट करेगा जी। मतलब कभी भी आपको लगेगा कि थोड़ा हिंदी मुश्किल हो रहा है, तो यू कैन जस्ट फ्लो विद इंग्लिश, आई विल मैनेज, नो प्रॉब्लम इंशाल्लाह। ओके।
सर हमारे नाजरीन को थोड़ा जो टेक्निकल लोग हैं वो तो जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, क्योंकि आजकल स्कूल लेवल पे भी जो है इंट्रोड्यूस किया जा रहा है फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड इस साल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। लेकिन जो लोग जानते नहीं हैं थोड़ा वैसे मेरे साइड में दो पिक्चर्स हैं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला दिख रहा है, ये जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस वाला ब्रेन है। तो ये जस्ट एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है, लेकिन हम आपसे सुनना चाहेंगे कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज एआई? ओके, थैंक यू। इट्स रियली एक अच्छा क्वेश्चन है। अभी सब लोग इसका बारे में जानता हूँ। मैं ये करेगा थोड़ा विजुअलाइज करने के लिए, तो जो रिटेंशन ज़्यादा मिलेगा, मैं थोड़ा स्लाइड यूज़ करेगा। जी, इसी वजह से ना लोग को उसी पे इम्प्रेशन, हम जो भी ब्रेन है इमेज को जल्दी लेते हैं, सही। तो थोड़ा ऑडियो बोलने विजुअल में का ज्यादा इम्पैक्ट रहता है, सही। यू कैन तो शेयर द स्लाइड सर। थोड़ा हमारा जो कंपनी के बारे में बताएगा। हम जो हमारा कंपनी है इनक्यूबेट हुआ है थी बॉम्बे में। थोड़ा जो उसके बाद ये जो रिसर्च है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एमआईटी से किया है। बाद में हैदराबाद में आकर आईएसबी हैदराबाद से लॉन्च किया है। अभी हम है, हमारा जो हेडक्वार्टर्स है आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क में। हम एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेशन में। इंडिया में मेरे ख्याल से हम एक ही कंपनी है इंडिया के एजुकेशन के बारे में रिसर्च करते हैं। मालूम नहीं दूसरा में मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन एआईसीटी इन लोगों को कंसल्ट भी करते हैं, उसका फैकल्टी डेवलपमेंट ट्रेनर भी है। अभी ये है हमारा कंपनी के बारे में। अभी हम क्या करते हैं देखो, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक 2016 रिपोर्ट के मुताबिक ये जो प्रेडिक्ट हुआ है बिफोर 2030 80% ऑफ द जो लोग है उसका जो अभी एक्सिस्ट में जो काम कर रहे हैं उन लोगों को नौकरी लूज हो जाएगा। हम इसी का ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा जो रिसर्च है पिछली एक डिकेड में हम मेरे ख्याल से 5000 साइंटिस्ट लोग साथ मिलकर इसी के लिए काम कर रहे हैं। वो इसलिए देखो, हम अगर इंडिया टू कंपेयर अदर वर्ल्ड, हम यंग नेशन है, 600 मिलियन लोग है, वो यूथ है। इंडिया हम जो है सबसे ज्यादा विक्टिम हुआ। ये देखो दुनिया में सबसे पहले हमारा जो हिस्ट्री में 600 मिलियन यूथ एक टाइम में हिस्ट्री में पहले बार है। वो टाइम में इतना लोगों को काम चला जाएगा तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम लोग इधर एक डिकेड में ऐसी रिसर्च करा, ये इसका ये कैसा इंटरवेंट कर कर इसको कैसा सोल्यूशन करेगा, ये था हमारा पूरा रिसर्च था। उसमें देखो ये इसलिए लोगों को जा रहे हैं जॉब, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। ये जो एक ट्रांसिशन पीरियड है ये परमानेंट पीरियड नहीं है। हर 200 साल में, हर 2 सेंचुरी में टेक्नोलॉजी सब कुछ बदलते हैं। ये देखो ये भी एक बदलाव है। दिस इज ओनली, ये जो चीज है परमानेंस नहीं है। ये 2-3 डिकेड थोड़ा दिक्कत रहेगा, फिर तो ठीक हो जाएगा। ओके, ये है हमारा कंपनी के बारे में थोड़ा बताया है। अभी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, हर दिन लोग इसका बारे में बात करते हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्निक है, वो जो मिशन को ह्यूमन बिहेवियर मिमिक करने के लिए इनेबल करते हैं, वही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले देखो, हमारा हम लोग को मालूम है जो अलन अलन टूरिंग है, जो अवार्ड होते हैं, जैसा नोबेल प्राइज की अवार्ड है, जैसा अलन टूरिंग अवार्ड है नोबेल प्राइज इसका लेवल पे। जो अलन टूरिंग पहले 1950 में, ये देखो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1950 से हुआ, ये एक नया चीज नहीं है। जो पहले कॉन्फ्रेंस द 1956 में कॉन्फ्रेंस 96 में द कॉन्फ्रेंस जॉन मैकार्थी नाम है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया है उसका नाम है जॉन मैकार्थी। लोग डार्टमाउथ में कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी सबसे पहले कॉन्फ्रेंस था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्फ्रेंस 1950 में 56 में था। 1950 में एलन टूरी सबसे पहले बताया था। मैं थोड़ा उसका जो पिक्चर भी इधर दिखाता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। इन्हें बताया ये एक मैथमेटिकल expert, the scientist, the Alan Turing 90. It seems probable that once the machine thinking method of had started, it would
take a long outstrip our feeble power, they would be able to converse with each other, sharpen with their wits. At some stage before, we should have expect the machine to take a control. उसी वही बताया था, देखो मशीन से ह्यूमन जैसा इंटेलिजेंस होते हैं, एक जमाना ऐसी आएगा ये मशीन ज्यादा इंटेलिजेंट लगेगा कंपैरिजन। इफ देखो इसका अगर हम लोग हिस्ट्री में देखा तो रिटर्न रिकॉर्ड में हमारा देखो सिविलाइजेशन को 12,000 इयर्स है, रिटर्न रिकॉर्ड को 5,000 का ऊपर है, मॉडर्न ह्यूमैनिटी को 300 इयर्स है, अर्थ क्रिएटेड 4.15 बिलियन इयर्स है, यूनिवर्स क्रिएटेड 13.8 बिलियन ईयर्स है। ये जो हम इसका बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो वो देखो अभी तो मैं 50 में है तो आप लोगों को पता ऑलमोस्ट 70 इयर्स, उसमें से एक ही ब्रेक थ्रू हुआ था इसमें, वो बोलते हैं डीप लर्निंग, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डीप लर्निंग का ब्रेक, और कुछ ब्रेक, ये तो इतना बड़ा बात भी नहीं है, वही छोटा चीज है, लेकिन ये जो लेकर है ये पूरा जमाना बदलेगा। थोड़ा इसका बारे में इधर बताएगा मैं। अब जो विकिपीडिया में देगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए इंटेलिजेंस डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मशीन अनलाइक द नेचुरल इंटेलिजेंस डिस्प्लेड बाय ह्यूमन एंड एनिमल्स। मशीन का ही है। थोड़ा और देखा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिंपल ए साइंस लिवरेज, वो जितना डाटा है उसका जो लिवरेज कर कर, हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस का जो डाटा है वो लिवरेज कर कर वो हम लोग को एक सोल्यूशन दे रहे हैं, एबिलिटी टू प्रेडिक्ट सोल्यूशन फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अभी का भी फ्यूचर का भी जो प्रेडिक्शन करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी, वही है आर्टिफिशियल। इट्स ऑल अबाउट बिहेव। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई बोलेगा तो आप लोग का दिमाग में ये आने का है वो बिहेवियरल डाटा है। डाटा ये जो भी है, देखो हमारा जो इकोनॉमी आ रहे है इट्स ऑल अबाउट बिहेवियरल डाटा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसा इवॉल्व हुआ है अगर देखा तो हमारा जो ह्यूमन ऑलवेज आफ्टर प्रोडक्टिविटी। अब अभी देखो पहले हमारा जो पावर द मसल पावर, जितना लोग उतना प्रोडक्टिविटी मिलता था, तो हमारे को 2x 1x से 2x मिलने के लिए ये देखो इधर देखा तो आपको पता चलेगा मोर पीपल और प्रोडक्टिविटी मिलने के लिए हम लोग एनिमल का जो पावर यूज किया है 10x मिलने के लिए, वो जमाना में होर्स, बुलोकार्ट, एलिफेंट हम यूज किया है। जब 18th सेंचुरी में इन्वेंशन ऑफ ए स्टीम इंजन, जो पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, जो ह्यूमन आफ्टर प्रोडक्टिविटी, देखो जब ये आ गया था वी ह्यूमन स्टार्टेड टू गिव इंटेलिजेंस टू मिशन। यही इंटेलिजेंस शुरुआत यहाँ से हुआ था। तो अभी ये टाइम आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेडिक्शन ऑफ ए डॉक्टर रे कैसल। जो डॉक्टर रे कैसल जो बंदा है गूगल का हेड ऑफ एआई, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आर्टिफिशियल में इंटेलिजेंस में हो रहे हैं गूगल पे हो रहे हैं। उसका जो एआई का हेड है डॉक्टर रे कैसल, उसका जो प्रेडिक्शन, उन लोगों को हम कॉल करते हैं अल्टीमेट थिंकिंग मिशन ऑफ द वर्ल्ड। प्रेडिक्शन एक्यूरेसी लेवल है 86% प्रेडिक्ट। उसका मुताबिक, उसको जो रिपोर्ट का मुताबिक ह्यूमन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर रहे हैं 2025 का अंदर ये सरपास करेगा। वो टाइम में देखो प्रॉब्लम क्या होता है, जब ह्यूमन इंटेलिजेंस मशीन इंटेलिजेंस सरपास करते हैं, हम जितना काम है वो जो रूटीन रिपीटेटिव जॉब जितना है चला जाएगा। ये है आर्टिफिशियल इन, आप लोग को थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कैसा एवोल्यूशन करते हैं। अभी जो कॉन्टेक्स्ट है प्रेडिक्शन के हिसाब से, जो रिपीटेटिव जो जॉब है, मुंडेन जॉब है, चला जाएगा। हम अगर देखो हम लोग को इसमें आज हम प्रोएक्टिव दौड़ा करना है। पहले ये देखो, ये पहले हम जो ट्राइब से आया है, अभी डेमोक्रेसी में ये सब पहले भी आ चुका है। एलिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट देखो, हम जितना है फार्मर था अभी वो नहीं कर रहे। ये हमारे को थोड़ा दिक्कत तो होगा, 2 डिकेड के लिए थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। तो थैंक यू जी, होप आई आंसर दैट क्वेश्चन। अगर आप स्लाइड अगर उसको हो गया है तो आप स्टॉप कर सकते हैं। आई विल, तो आप दूसरा क्वेश्चन के हिसाब से। मीन टाइम आई जस्ट ट्राई टू समराइज। मैं नाज़रीन को ये बताना चाहूंगा कि एक तो ये है कि हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़हीन तरीन इंटेलिजेंट जो अगर कोई चीज है तो है इंसानी दिमाग।
इंसानी दिमाग जो है वो आज तक किसी ने एग्जैक्टली रेप्लिकेट नहीं कर पाए हैं, उसका ऐसा दूसरा दिमाग लोग नहीं बना पाए हैं, क्योंकि ये कुदरत की तरफ से हमें एक फ्री में एक अतिया मिला है, एक गिफ्ट मिला है, एक तोहफा मिला है। ये इंसानी दिमाग के जो हुदूद होते हैं वो उतना आसान नहीं है उसको ऐसे ही मशीन बनाने का। वैसे कोशिशें हो रही हैं, जैसे कि आंखों का जो विजुअल परसेप्शन होता है, या फिर सुनने का जो स्पीच रिकॉग्निशन है, या फिर रिपीटेटिव, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो रिपीटेटिव काम है, मिसाल के तौर पर कोई चीज यहाँ से वहां उठा के रखना है बार बार, या किसी चीज को बार बार काटना है, ये जो रिपीटेटिव काम होता है ये इस तरह की जो है मशीनें ऑटोमेशन से कर लेती हैं। लेकिन जो दिमाग की जो काबिलियत होती है, मिसाल के तौर पर जज्बात हैं, एहसासात हैं, उसके इमोशंस हैं, एथिक्स है, अखलाकियात हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो अभी तक वो मशीन को वो ट्रांसलेट नहीं कर पाए हम लोग। अब दूसरा चीज जो है कि किसी मशीन को इस काबिल बनाना कि इंसान जो मोटे मोटे काम करता है या फिर ज्यादातर जो काम करता है वो उसको करने के काबिल बनाए, इसको बोलते हैं ह्यूमनाइड। ठीक है, यानी एग्जैक्टली ह्यूमन जैसा नहीं होगा लेकिन ह्यूमनाइड होगा, यानी इंसान के जैसे काम करने के काबिल। जैसे आप देखेंगे कि रोबोट्स वगैरह, अगर टाइम मिलेगा तो हम कुछ वीडियोस बताएंगे आपको कि किस तरह रोबोट जो है वो बिल्कुल इंसान की तरह काम कर रहा है। ठीक है, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं लेकिन कोशिश वो कर रहे हैं साइंसदान के इस तरह से। तो इसको बोलते हैं कि मसनूई तौर पर हम किसी मशीन को ज़हीन बना रहे हैं, उसकी समझ-बूझ बढ़ा रहे हैं, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब डॉक्टर साहब जो बता रहे थे ग्राफ की मदद से, वो ये है कि जैसे-जैसा वक़्त बदलता जा रहा है, तो पहले एक मिसाल के तौर पर एक 10 आदमी काम कर रहे थे, अब मशीन आने की वजह से 1 आदमी काम करेगा। ऐसा जो वक़्त के साथ-साथ जो है इंसानी ज़रूरत कम होती जा रही है, तो उससे मशीन की ऑटोमेशन से जो है वो काम पूरा किया जा रहा है। तो ये जिस तरह के काम हैं जिससे जो मशीन कर सकती है, ये सारे जॉब सेक्टर्स जो है वो सफ़र होंगे, उनको नुकसान होगा, और उस तरह की जो जॉब्स हैं वो मुस्तकबिल में जॉब चली जाएँगी, और फिलहाल भी देख रहे हैं आप काफ़ी जॉब्स जो है ऑटोमेशन की वजह से जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक उम्मीद की किरण ये है कि ये टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है जॉब्स रिक्वायरमेंट का। मैंने जो हमारे प्रोग्राम के नोटिफिकेशन के कमेंट बॉक्स में एक लिंक भेजा था, उसमें प्रेजेंटली इंडिया में जो है तकरीबन 1 लाख जो है वो डेटा साइंस की जॉब्स जो है वैकेंट है। मैंने इतना, एक जगह जहाँ जॉब्स जा रहे हैं वहां दूसरी जगह जॉब्स की विंडोज भी खुल रहे हैं। तो ये हमें ध्यान में रखते हुए इस सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। अब आप देखें डॉक्टर साहब, वो प्रीवियस स्लाइड बताइए, फेसबुक वाले। ये चाहिए। द आइकॉन्स विद द फेसबुक, गो अहेड, the different applications icons were there, Facebook, Google, and things like this. Yeah. I think after ये this, anyway, it's okay. वो तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आजकल जो है मिसाल के तौर पर अगर आप फेसबुक में किसी को टैग करना चाहते हैं, हाँ दिस वन सर, फेसबुक में अगर हम कुछ टैग करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है आपके पिक्चर को वो आइडेंटिफाई करता है कि भाई आपकी आंख है, नाक है, जो भी है उसका आइडेंटिफाई करके आपको आइडेंटिफाई करता है कि आप फला फला हैं, एंड ऑटोमेटिकली वो टैग करता है। तो ये भी जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। ठीक है, तो इसी तरह से आप सिरी है, जो जो लोग आईफोन वगैरह यूज करते हैं उनको पता है कि किस तरह से वो ये करते हैं। लास्ट में एक वीडियो है, मैं कोशिश करूंगा कि कौन कौन से एप्लीकेशंस में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है और आगे कैसे हो सकता है, लेट्स से 2025 तक क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो हमें जो अपने बच्चों के लिए जब हम करियर डिसाइड करते हैं या सिलेक्ट करते हैं या फिर उनको ओरिएंट करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब रूटीन काम करने का ज़माना नहीं रहा। क्या हम अक्सर जो है, हाँ भाई आपने 11th-12th किया, फिर ग्रेजुएशन की, फिर उसके बाद पता नहीं कि आपको क्या करना है। ठीक है? अब कुछ लोग जो है बीकॉम किए तो कहीं अकाउंटेंट की जॉब ढूँढ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा है तो टीचर की जॉब कर रहे हैं, टीचर की जॉब नहीं मिल रहा है तो घर पे बैठे हैं। एक एक अजीब-सा माहौल बना होता है। तो हमें जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि भई हम कौन से करियर पे जाना है, हमारी एप्टीट्यूड क्या है, हमारी इंटरेस्ट क्या है, हमारे एबिलिटीज़ क्या हैं। ये सारी चीज़ें अगर हमें पता होते हैं तो फिर हमारे करियर ओरिएंटेड कोर्सेज लेने में हमें आसानी होती है, उससे जॉब के अपॉर्चुनिटीज भी खुलते हैं। तो अगर हम इस तरह की पूरी मालूमात हम क्यों ला रहे हैं यहाँ पर, ये हालांकि एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है लेकिन उसको एक सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जा रही है ताकि इसकी अवेयरनेस हमारे अंदर आए, उसकी अहमियत हमें मालूम हो और अपने बच्चों को उस डायरेक्शन में हम पुश करें। ओवर टू यू सर। ओके। देखो, ये जो स्लाइड में जो दिखा रहे जो कंपनी है,
हमारे सामने हुआ था, मेरे ख्याल से 20 साल का अंदर हुआ। ये जितना कंपनी दुनिया को जो पैसा कमाया, वो हिस्ट्री में पहले बार हुआ है। ये इन लोगों का जो ताकत है, जो पूरा दुनिया को, इवन इंडिया को बाई कर सकते हैं। इंडिया का जो जीडीपी है 2.86 ट्रिलियन है, ये दो कंपनी मिलकर इंडिया को बाई कर उतना पैसा कमाया है। तो देखिए ये कैसा हो सकता है। इधर इधर हम देखेगा इन लोगों का प्रोडक्ट क्या है, इन लोगों का असली प्रोडक्ट क्या होता है। तो अगला स्लाइड में देखेगा, देखो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इन लोग, क्या सेल, इन लोग का क्या बेच रहे हैं इन लोग। दरअसल देखो इन लोग क्या चाहते हैं, इन लोग का जो प्रोडक्ट है हम है, इट्स ऑल अबाउट यू, हम है इन लोग का प्रोडक्ट। देखो जो भी इतना इन लोग क्या करते हैं, दे आर जस्ट टेकिंग कीप द पीपल मैक्सिमम एंगेज ऑन द, वो ये कोशिश शफीक साहब ने बताया है। देखो जितना हम लोग को स्क्रीन में हुक कर सकते हैं उतना वो हुक कर रहे हैं हम लोग को। हमारा जो डाटा है जितना कलेक्ट कर सकते हैं वही है बिहेवियरल डाटा है। वो क्या करते हैं, जब भी उसको इंटरेस्ट के हिसाब से वो जो चीज बेचना चाहते हैं वो चेंज भी कर सकते हैं। देखो हम यही हमेशा ध्यान में ये रखना कि इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। ये हमेशा ध्यान में देखो, ये जो भी हम है, इन लोग का जितना कंपनी है ये सब हमारे सामने हुआ है। इन लोग का जो प्रोडक्ट है हम है, हमारा डाटा उन लोग ले रहे, ये एडवर्टाइज को देते हैं, जो गारंटी देते हैं बिजनेस में। इस ये जमाने का हम लोग बोलते हैं सर्वेलियन कैपिटलिज्म, जो आ रहे हैं उसको बोलते हैं सर्वेलियन कैपिटलिज्म। ये सर्वेलियन कैपिटलिज्म में क्या होता है, कैपिटलिज्म प्रॉफिटिंग ऑफ द इन्फिनिट ट्रैकिंग। लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो डाटा जितना है, जितना वो कर सकते हैं, वो हमारा जो प्रोफाइल उधर बना रहे हैं। तो बिजनेस मॉडल है कि पीपल एंगेज्ड ऑन द स्क्रीन, ट्रैक द मैक्सिमम जो ट्रैक कर रहे हैं। तो फिगरिंग आउट हाउ टू गेट एज मच एज दिस पर्सन अटेंशन, इसको बोलते हैं अटेंशन इकोनॉमी। जो भी उन लोग का हमारा जो अटेंशन, हम लोग मालूम है जो भी इंस्टाग्राम में वो नेक्स्ट वीडियो क्या होते हैं हम लोग को पता नहीं है, वो हमारा जितना प्रोफाइल के हिसाब से वो टेस्ट कर रहे हैं, हम कितना हु कर सकते हैं। हर जो कंपनी है दे आर फाइटिंग ईच अदर, हमारे जो अटेंशन जो करने के लिए। तो देयर वर मीनिंग, देखो बदलाव है, दिस प्रोडक्शन इज आवर अटेंशन इज अ प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड टू द एडवर्टाइज। देखो हमारा इसमें थोड़ा दिक्कत ये है, ये जो हमारे को ग्रेजुअली जो हमारे को उन लोगों के हिसाब से बिहेवियर चेंज हो सकता है। इसका एक साइड तो हमारे पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, एक साइड तो थोड़ा दिक्कत भी है। दिक्कत ये है, देखो इन लोगों के पास जितना पावर है एक कंट्री को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, एक इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज, उतना ताकत है, उतना पावर। क्योंकि हमारा जितना अभी देखो, हमारा जितना बच्चा लोग जो यूज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, इन लोगों का सारा प्रोफाइल उधर रहा है। इन लोगों का जो रिलीजियस प्रोफाइल है वहां पे, पॉलिटिकल प्रोफाइल है, पूरा मूड सब कुछ, इन लोगों को कुछ भी कर सकते हैं इसी के। देखो इन लोग क्या करते, जो भी बिड करते हैं, तो हम लोग को मालूम है पिछली 2 इलेक्शन अमेरिका में जो हो गए उसमें भी। हेलो जी सर, आपका थोड़ा वॉइस ब्रेक हो गया था बीच में जी। ओके ओके, अभी तो ठीक है ना। या तो इट्स ओके। जो भी देखो इन लोग जो बिड करते हैं, इन लोग को वो बिडिंग के हिसाब से इन लोग गारंटी बदलाव कर सकते हैं लोगों का बिहेवियर में। जैसे सर्टेनिटी जो भी एडवर्टाइज करते हैं, तो फेसबुक बोलते हैं देखो आप इतना पैसा कच्चा किया, मैं इतना लीड आपको दे सकता है, ये गारंटी है। पर देखो जो मॉडल, दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ ए मार्केट प्लेस, वी नाउ हैव ए मार्केट जो हमारा ह्यूमन का फ्यूचर एट स्केल, इट्स ए मार्केट प्लेस दैट नेवर एक्सिस्टेड। ये जो हुआ है ये 2 डिकेड में हुआ है। इट्स ए मार्केट प्लेस दैट ट्रेड एक्सक्लूसिवली ह्यूमन फ्यूचर। वी आर नाउ have a market trade human future at scale. Those market produce trillions of dollar that have made internet company richest companies in the history. वो जो भी कंपनी है वो उतना देखो पिछली 20 साल का अंदर अंदर जितना पैसा कमाया कभी जिंदगी में ये नहीं हुआ। ऐसी अभी हम लोग को मालूम है
हमारा जेफ बेजोस सब देखो हिस्ट्री का सबसे पहले देखो द रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, इट्स ऑल गुड, इट्स हैपनिंग गुड थिंग। अभी देखो इधर इट्स डिपेंड अपॉन किसका हाथ में मिलेगा फ्यूचर, और थोड़ा आगे जाएगा तो देखो इसमें डिफरेंट के जो पहले टेक्नोलॉजी अभी का टेक्नोलॉजी क्या फर्क हो रहा है। एक साइड में देखो रोबोटिक डेस्कटॉप ऑटोमेशन, वो आरपी है रोबोट, ये जो साइड द प्रोसेस जो ड्रिवन द टेक्नोलॉजी, ये डूइंग द, इन लोगों का कोई दिमाग नहीं है। अभी जो आ रहा है थिंकिंग टेक्नोलॉजी है, ये पूरा जितना हमारा बिहेवियरल डाटा को कैप्चर करता है, हमारा जितना प्रोफाइल है बना कर वो लोगों को दे रहे, यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही फर्क है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और भी दे रहा तो ये कैसा हम लोग देखो, पहले जो टेक्नोलॉजी था हमारा रूल बेस्ड था। तो एक एग्जाम्पल देता हूँ, वॉशिंग मशीन में जितना वेट है वो देखेगा, कितना वाटर डालने का है, इतना वॉशिंग पाउडर डालने का, वो एक रूल है, उसमें कोई डाटा, नो डाटा अवेलेबिलिटी, वो करता था। फिर आ गया मशीन लर्निंग जैसा एक चीज है सिम्टम की और पैटर्न के हिसाब से। जैसा हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारे को पूछते हैं सिम्टम, वो सिम्टम के हिसाब से सॉल्यूशन, ये है मशीन लर्निंग। जो डीप लर्निंग जो हुआ है देखो हमारी बिल्कुल ह्यूमन की तरह है। अब वो प्रोग्राम करने का कोई जरूरत नहीं है, हमारी जैसा वो मिस्टेक करेगा फिर और लर्न करेगा। अनइंटरवेंशन है। इधर देखो, इधर देखा तो ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए। आरपीए ये अनस्ट्रक्चर्ड इनपुट लॉजिक ऑटोमेशन, रिपीटेटिव प्रोसेस और अनअटेंडेड ऑटोमेशन है। ये बिल्कुल ह्यूमन का जरूरत ही नहीं है, अनअटेंडेड होगा ये। और एक चीज देखा तो देखो प्रोडक्ट का डिफरेंस देखो, प्रोडक्ट 1.0 जो है हमारे को देखो इन लोग कम्युनिकेट नहीं करेगा, जैसा अभी वॉशिंग मशीन के बता। जो प्रोडक्ट 2.0 एक क्राउड इंटेलिजेंस यूज करके, जितना डाटा यूज कर गूगल यूट्यूब, इसको बोलते हैं क्राउड इंटेलिजेंस, जो प्रोडक्ट था वर्चुअल एट स्केल। अभी प्रोडक्ट 3 जो आ रहे इकोसिस्टम है, कोई इंटरवेंशन नहीं है, बिल्कुल ऑटोमेटेड होगा। जैसा अभी ऑटोमोबाइल में आ रहे हैं, कनेक्टेड हाउस में। अभी देखो चाइना दे आर क्रिएटिंग ए सिटी सिमिलर लाइट अगर। और थोड़ा देखो इसका हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 3 स्टेजेस बताते हैं। जैसा अभी शेफ जी ने बताया, देखो नोबडी अंडरस्टैंड द गॉड इंजीनियरिंग, और देखो हमारा 100 बिलियन न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन क्या काम कर रहे हैं किसी को पता नहीं। हमारा पास 5% ही नॉलेज है, 95% ब्रेन के बारे में हम लोग को कोई आइडिया नहीं है, हाइपोथेसिस है। तो हम लोग न्यूरॉन, आर्टिफिशियल न्यूरॉन बना रहे। अभी जितना प्रोडक्ट दा हमारा पास दा, जैसा अभी 100 बिलियन न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन को है कंपार्टमेंटल फंक्शन है, वो अकेला कुछ करते हैं, साथ मिलकर ऑर्केस्ट्रेशन डिसीजन लेते हैं। जो भी पहले इन लोग अकेला अकेला काम करते हैं, जो भी हमारा न्यूरॉन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया, वो हम पहले जो स्टेज में, जैसा है ड्राइवरलेस कार, वो एक ही काम करते हैं ड्राइवरलेस। हम जो है ड्राइविंग करते हैं, कुकिंग करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। जो पहले स्टेज था इसका वीक ही बोलते हैं, जो भी एक ही काम करता है, जैसा न्यूरॉन एक काम करता है वही होता है। ये आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस इसका एक स्टेज है। दूसरा जो स्टेज है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ह्यूमन की तरह है। हम बोलते हैं 10x16 साइकिल, जैसा ह्यूमन सोचते उसी के हिसाब से ये होता है। ये देखो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रे केर्सेल 2025 का सामने ये जो चीज आ रहा है, इसी वजह से लोगों को जॉब लॉस हो जाएगा। जो थर्ड स्टेज होते हैं, दिस इज एक्सपेक्टेड 2050 का करीब एक्सपेक्टेड करते हैं। एक $1000 कंप्यूटर को उसका जो कैपेबिलिटी है 1 ट्रिलियन ह्यूमन बीइंग, तो 8 बिलियन ही है, 1 ट्रिलियन ह्यूमन बीइंग का ताकत मिल सकते हैं। उसी को बोलते हैं हम आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ASI बोलते हैं। देखो इट्स लाइक ए ब्लैक होल, जो हो रहा है किसी को पता नहीं, यही होता है। ये कैसा स्टेज में जाते हैं उसका एक आइडिया मैं देता हूँ यहाँ पे। जो बीएड पढ़ा लिखा उन लोगों को मालूम है टैक्सोनॉमी, ब्लूम टैक्सोनॉमी। जैसा हम करते हैं, बच्चा लोग क्या होते हैं जब पैदा होते हैं, पहले बेबी
रिमेंबर, फादर मदर को रिमेंबर करते हैं, फिर वो जो अंडरस्टैंड करते हैं, फिर कॉल करते हैं। यही है पहले जो इंटेलिजेंस मिला है, जो बताया है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो ह्यूमन एनालाइज कर कर, इवैल्यूएट कर कर क्रिएट, ये है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। सो तीसरा जो स्टेज होता है कॉन्शियसनेस। हम लोग को मालूम है, जब हम बच्चा होता है हम लोग को पता नहीं होता है क्या हो रहा है, तो जब एज होता है हम लोग कॉन्शियस मिलते हैं, अगर नाम मिला तो भी बाद में जैसा स्लोली स्लोली ये कॉन्शियस, there is opportunity, we are not sure about yet when it is, but there is a prediction it may happen। तो और तरीके से देखा तो ये कैसा मिलेगा। पहले जो चीज मिला है लोग ऑब्जर्व, वो जो भी हम क्या बोलते हैं परसेप्शन एआई, जो जो देखते हैं आंखों से देखते हैं उसका बारे में। अभी कंप्यूटर का पूरा आइडिया है क्या क्या चीज वो डिफरेंशिएट, फिर उसको मेजर करते हैं, फिर प्रेडिक्शन देते हैं। ये तो अच्छी हुआ है इंटेलिजेंस में। आप लोग को एक आइडिया देता हूँ, हम गूगल मैप जब यूज करते हैं तो एक जगह से दूसरा जगह के लिए वो सीधा हमको बता कहाँ क्या क्या कर रहा है, कौन सा रास्ता जानने का। वो किसलिए कभी हम देखते हैं ये रास्ता ज्यादा है लेकिन जल्दी पहुंचते हैं, वो प्रेडिक्टेबिलिटी है। अब अभी एक टेक्नोलॉजी आ रहा है, वो हम लोग अगर पूछा है तो उसका एक्सप्लेन भी देगा, एक्सप्लेनेबिलिटी भी मिल जाएगा। फिर वो ऑप्टिमाइज कर कर हम लोग वो क्यों हम ऐसी जा रहे हैं यही जाएगा, फिर अडॉप्ट करेगा। ये यही है टेक्नोलॉजी आ रहा है। और एक देखा तो ये क्या डिफरेंट है इसमें ह्यूमन लर्निंग वर्सेस टेक्नोलॉजी लर्निंग। अगर देखा तो हम टेक्नोलॉजी के लर्न कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस ह्यूमन को लर्न कर रहे हैं, वो पूरा दुनिया को भी ह्यूमन को भी दोनों को लर्न कर। उसका जो स्पीड देखा तो 1 वीक का अंदर हम जो पढ़ रहे हैं, 1 वीक में जो पढ़ रहे हैं वो 20,000 ह्यूमन लेवल रिसर्च कर रहे हैं। इसी में थोड़ा दिक्कत है। देखो एआई हम लोग को देख रहे, पढ़ रहे, लुक द वे वी आंसर द क्वेश्चन। वो हम देखो हमारा क्या हो रहा है, हम लोग को मालूम नहीं हम किस लिए बोर्न हुआ है। वी डोंट नो हु वी आर एंड व्हाई वी आर। देखो हम हमारा हम एप्लीकेशन नहीं किया जिस बाप माम को हमारा पेरेंट्स होने का है, जिस भाई बहन को होने का हम लोग किया। हमारा पास the God has given only power, any circumstances, the decision to choose। जो भी हम जो है, so all the people, the only difference is making the decision। So making the difference make us all of us unique actually। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जितना डिसीजन पावर मिल रहे हैं वो तो उतना बड़ा ताकत मिल रहा है। I'll give another slide to make you understand। एक मिनट में एक आइडिया देता हूँ। ओके ये दोनों हम कंपेयर करेंगे। जैसा शफीक जी ने बताया ह्यूमन इंटेलिजेंस टू ए बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस, वही है ये जो हम कंपेयर करते हैं। और जो इधर जो हमारा ब्रेन है बायोलॉजिकल, ये है टेक्नोलॉजी एआई जो बोल रहा है ये है। ओके इधर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है 200 हर्ट्ज है, ये तो फाइनल हुआ। यह है 2016 में, ये जो स्लाइड मैंने बनाया 200 गीगाहर्ट्ज है। ये अभी क्या है मालूम है, ये तो हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन स्पीड एक्सन, जो भी हमारे को 5 सेंसस है उसी से इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर ब्रेन में आते हैं, ब्रेन बोलते हैं ये करो। अभी फॉर एग्जांपल आई टच द फायर थ्रू माय फिंगर, द इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम फिंगर थ्रू द एक्सन टू माय ब्रेन, जो न्यूरॉन वो बताया हाथ पीछे ले लो, वो जो स्पीड है थ्रू एक्सन 200 मीटर सेकेंड है। लेकिन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो स्पीड देखा तो ईयर 3 मिलियन मीटर पर सेकंड जो है, तो इट इज स्पीडर देन लाइट एक्चुअली। देखो उतना तेज जा रहे हैं। जो पावर है हमारा ब्रेन का, जो पावर है 20 वाट है। अभी जो यूज हुआ है अल्फागो एक प्रोसेस था, एक प्ले दे गो प्लेयर which is having a 2600 years of a ओल्ड गेम एक्चुअली, वही द स्मार्टेस्ट ह्यूमन वही प्ले करते। उसमें ली सेडोल द चैंपियन 2016 में जो एआई ब्रिटिश 2 people built that, later it's bought by Google, I think
one sheet algorithm $500 million. They applied ये जो AlphaGo जिसमें बनाया, देखो 40 days का अंदर अंदर वो ली सेडोल को फेल किया. वो जो gain the it's all about human intelligence versus technology intelligence. 6 million लोग देख रहा है. उस दिन से सबको पता चला गूगल आगे पूरा दुनिया को कब्जा में ले. वहां से चाइना पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ताकत डाला. अभी चाइना बहुत आगे जा रहा है. जो कंप्यूटर इंटेलिजेंस एक हफ्ते में देखो 20,000 years लर्निंग कर रहे हैं. अभी हमारा प्रॉब्लम ये है, एक बच्चा एक भी हफ्ते में जो पढ़ रहे हैं, ये एक हफ्ते में 20,000 years. अभी कौन सा काइंड ऑफ एजुकेशन हम आगे चाहिए, यही में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहे हैं. सर तो एक मिनट अगर आप स्टॉप शेयरिंग करेंगे तो ताकि जस्ट शेयर देम, बिकॉज क्योंकि आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं. आई जस्ट वांट टू शेयर वन वीडियो विद देम so that they know what we are talking about. Hey, do you remember yourself 10 years ago? The world around you was very different from now, wasn't it? No wonder. The 21st century is the age of rapid technological progress, and we're advancing at a mind-blowing rate. So, what do you think our world will look like by 2025? It's only a little bit more than 5 years from now, but by various accounts, it's going to be really exciting in 5 years. Let's see. Solar panels will beat fossil fuels in energy output, becoming the largest source of energy on the planet. Researchers from Thomson Reuters are sure this will happen because of new and modernized materials. With those, solar panels will be able to absorb much more sunlight, and even when it's overcast. Augmented and virtual reality will become a thing. Today it's a pretty new and raw technology. But 5 years from now, it will already be something everyone uses in their everyday lives. For example, you'll be able to have a virtual tour around a hotel before booking a room in it. Or how about taking a good look at 3D models of all goods in a store before adding them to your cart? Handy. Speaking of augmentations, people themselves will become enhanced. Microchips embedded into your skin instead of a paper or plastic ID. Bionic limbs having all the functions real arms and legs possess. Implants improving the work of internal organs, you name it. By 2025, all this and more will become available to the masses, and from then on, it'll only get cheaper and more popular. The problem of traffic jams will either be solved altogether or very close to it. With the growing demand for driverless cars and even flying cars, I can't wait. The human factor will decrease dramatically. And since it's the main reason why traffic congestion even exists, big cities will finally enjoy relatively free roads and we'll all be able to get things done on time. Can't wait for that. By the way, gasoline fuel will become a fading memory by 2025. Electric and hydrogen-powered vehicles will push gas-powered ones further and further out of the market. Also, solar-powered cars will probably emerge, gradually replacing all the rest. Just imagine a car that only requires sunlight and some time to charge before you can go wherever you please. No more running out of fuel in the middle of nowhere. The Internet of Things, or IoT, will be omnipresent. Smart homes, smart offices, whole smart buildings, literally everything will be connected with everything else, separated only by closed internal networks. Living alone yet coming home from work with a hot dinner and a clean house will become a reality. Everything will be done automatically, following just a few flicks of your finger over the smartphone or tablet screen. The Internet will become truly global. Today, only 3 billion people in the world have constant access to the web, while the other 5 billion have either limited access or none at all. Several large companies like Google, Facebook, and SpaceX are already working together on a project that will bring the Internet to everyone on the planet at speeds over 1 megabit per second. By 2025, it will surely be implemented. Artificial intelligence will make a huge leap forward. In 5 years' time, the AI will not only be able to answer simple questions and follow your commands,
but it will also become deeper and more inquisitive itself. It'll probably even be able to talk to you. Not like Siri does today, but rather like Tony Stark's Jarvis. In short, it will become everyone's ultimate helper. Medicine won't stay where it is either. Even now, more and more advancements are made in this crucial field, and in 5 years, doctors will find solutions to the most important issues we're currently facing. These include a cure for cancer and AIDS, diabetes, Alzheimer's, and many other conditions that have plagued humans for a long time already. Of course, it's not as easy as it sounds, and it won't be cheap at first, but the main thing is that answers will be found, and the rest is a matter of time. Human genome will most probably be cracked, and only ethical issues will remain before genetic modifications of people become available. With those, we'll be able to get rid of pretty scary genetic conditions in children even before they're born. Scientists all over the world discuss this possibility even today. So, by 2025, the question should have a definite answer. Plastic will finally become a thing of the past. The same Thomson Reuters report I told you about earlier says that by 2025, biodegradable materials based on cellulose will replace plastic packaging for all purposes. No more littering the soil and the oceans. We'll be making a huge step towards a greener planet. And the new material will feel like plastic, by the way, so you won't even notice the difference. A little bit of sci-fi for you. Teleportation and time travel won't be a myth any longer. Scientists have recently discovered that quantum teleportation is possible, while others made an experiment where particles return to their previous state, making it seem like time traveling for them. The researchers stress that quantum experiments can't prove that these things can actually be repeated in the material world. And of course, we won't be able to go to the past or teleport around the world in 5 years' time. But the concept itself will become more real either way. With genetic modification becoming commonplace, modified crops will be grown indoors. Changes to the plant's DNA will make them more resilient and less prone to failure, while at the same time increasing the yield. The times when GMOs were up for debate will have long since gone, and everyone will be able to literally taste the progress. Robots will take over the most menial jobs on the market, making humans turn their attention to more intellectual tasks and opening new opportunities for avid learners. Everything that can be done by robots will not require human assistance any longer. However, in some spheres, these robotic workers won't be completely autonomous. They will have to be manipulated by. I want to show you something that is really, really stupid on my. सर जी सॉरी I had to क्योंकि लोग जरा थोड़ा I had to give a glimpse कि भाई what we are expecting in future जो आप बता रहे थे. Before we proceed further, just a quick question. Those who are interested in AI or artificial intelligence कि भाई okay I want to take this as a career. So I mean what they should do and what studies मतलब what are the options available? थोड़ा if you can guide them. देखो इसका सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखो ये इट्स ए वेरी सिंपल वी कंसीडर इट एज अ टूल ओनली देयर इज नो मच टू लर्न इन दिस एक्चुअली पीपल थिंक वी डोंट नीड इट्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी को लर्न करने के लिए हम लोग को एक यूनिवर्सिटी का जरूरत ही नहीं है हम जो इसको पढ़ने का एक कौन कौन सा इंडस्ट्री में जो एप्लीकेशन लेवल में लर्न करने का है देखो वो जो डाटा साइंस है मिशन लर्निंग ये सब नॉर्मल हो जाएगा अभी लर्न करेगा तो अच्छा है लेकिन इट्स मोर ऑन वी नीड टू वर्क विद द कंपनी सी इट्स ऑल अबाउट डाटा अभी जो भी कंपनी हम देखा गए तो इसका ऑल अबाउट डाटा जितना ह्यूज डाटा ज्यादा होगा उतना अच्छा तो इंडिया में ये जो अपॉर्चुनिटी है हमारे एक प्रॉब्लम ये है इंडिया में कोई अपना देश का कंपनी नहीं है अभी जो सिर्फ एक कंपनी आ रहे जियो आ रहे हैं इंडिया में बाकी जितना कंपनी अपना मुल्क का नहीं है बाहर का है तो अगर एआई में अगर कोई भी मौका मिलेगा तो सबसे इट्स डिपेंड अपॉन द डाटाबेस अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा दिमाग के आएगा तो एक ही सोचना है डाटा वो कौन सा इंडस्ट्री में ह्यूज डाटा है वही इंडस्ट्री में काम करने का
जो मिशन लर्निंग है ये सब नॉर्मल चीज होगा 6 महीने 1 साल 2, क्योंकि उतना लोग उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, वो मामूली बात है। और एक बात है, ये जितना जो कोडिंग है एआई ले लेगा, एआई कैन डू बेटर कोडिंग देन द ह्यूमन, वो पढ़कर उतना जरूर नहीं। ये देखने का है जो अपॉर्चुनिटी वो कौन सा इंडस्ट्री में हम करने का, वही सोच पे जाने का है। अगर काम देगा तो जितना डाटाबेस ह्यूज है वो जो कंपनी में ज्वाइन कर कर इंटर्नशिप लेने का है, यही मेरा एडवाइस। जी, so basically AI is dealing with mathematics, sociology, or psychology. सारे it's I think there are a long list of subjects which incorporates AI data. And in the comment box, I'll put the link of yesterday's news clip, I think from Mint, regarding the job vacancies in data science. तो it's a huge market. अभी चूंकि सर बता रहे थे कि अभी फिलहाल इंडिया में इतने ज्यादा कंपनीज आए नहीं इस तरह से, तो बाहर की कंपनियां ही इसमें डील कर रही हैं। तो देयर इज अ ह्यूज स्कोप। अगर हम अपने बच्चों को अगर मतलब इस तरह जो खास करके टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं या इंजीनियरिंग किए हैं बट दे हैव सम इंटरेस्ट इन द कंप्यूटर्स एंड थिंग्स लाइक दिस, क्योंकि प्रोग्रामिंग वगैरह उसमें यूज होती है एज फार एज आई नो, तो वो अगर वो बैकग्राउंड से हैं तो मेरे ख्याल में दोज पीपल कैन गेट इंटरेस्टेड इनटू दिस, एंड हमसे जो हो सका हम गाइड करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज सर, आजकल जो बच्चे हैं इवन फ्रॉम लोअर ग्रेड्स स्टार्ट किए हैं कोडिंग एंड रोबोटिक्स एंड थिंग्स लाइक दिस, तो ये बच्चों को इतना जल्दी इंट्रोड्यूस करना, ये मतलब हाउ यूजफुल इट इज एंड क्या है? तो अभी देखो, जो आप जैसा बोला, इट इज गोइंग टू ब्रिंग अस 15.7 ट्रिलियन जो डॉलर लेकर है एआई, ये दुनिया में कभी नहीं हुआ। देखो बच्चा लोग को इतना ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आई गिव लिटिल बिट ऑफ ए कंपैरिजन। अभी देखा तो हम टाटा के बारे में, अभी इंडिया का एक कंपनी है, वी शुडंट फॉरगेट द काइंड ऑफ ए कंट्रीब्यूशन। बट अगर वो जो 1868 में जो कंपनी टाटा है, हम एक कंपनी अभी का जो कंपैरिजन करेगा, जो इंस्टाग्राम 2010 का कंपनी है, उसमें लोग काम कर रहे 13 लोग, इसमें जो लोग काम कर रहे मेरे ख्याल से 600,000 people will be working, and also it's having most of the country जो more than 100 countries I think Tata is having। Instagram जो है मेरे ख्याल पूरा दुनिया में है। तो इन लोगों का जो वैल्यूएशन अगर देखेगा तो $110 बिलियन टाटा का है। ये जो कंपनी 2010 में हुआ है उसका कंपनी भी 110 बिलियन डॉलर का जो ऊपर है। देखो वो किसने बनाया है, देखो जो कि ये दिस इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन एक्चुअली, यू नो द अपॉर्चुनिटी इज देयर। इसका एक ही जरूरत है थोड़ा सोच बदलने का। जितना भी हमारा इंफॉर्मेशन है, अभी देखो स्कूल कॉलेज इट्स रियली गुड, बट द प्रॉब्लम एवरीथिंग इज अवेलेबल इन यूट्यूब। अगर मौका देखा तो सब all the companies like if you consider the fortune companies, 60% of the fortune company is going to die, means that उसका जो बिजनेस मॉडल नया आ रहा है, ये सब अपना बच्चों को बाइट कर सकते हैं। जैसा अभी जेफ बेजोस ने बताया है, वो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर हो गया अभी। वो उसने बताया, आई डोंट केयर व्हाट्स हैपनिंग इन द बोर्ड मीटिंग, बट आई एम स्केयर्ड गाइस सिटिंग इन द होम टुगेदर, टू गाइस। तो वो बच्चा लोग को अगर जल्दी एआई में ले तो अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है, एंड आसान भी है। देखो बड़ा लोग को थोड़ा पढ़ने में दिक्कत है, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग्स लाइक ए प्लग एंड प्ले। इट इज गुड टू डू इन द अर्ली स्टेजेस एक्चुअली द एआई। सर, एनी टेक्नोलॉजी विल हैव प्रोज एंड कॉन्स, कि उसके फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। चूंकि नाउ वी आर डीलिंग विद लॉट ऑफ डेटा कलेक्शन, तो कहीं प्राइवेसी इश्यू को लेके या बच्चों का डेटा या बच्चों के माइंड को मैनिपुलेट, इस तरह से कुछ रिस्क हैं, ऐसा कुछ? देखो रिस्क तो हर टेक्नोलॉजी में रिस्क होता है, आप जैसा बताया, लेकिन आगे देखा तो इसमें कोई रिस्क नहीं। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन दैट। देखो इट इज गोइंग टू सोल्व ऑल द लार्जेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूमैनिटी। देखो हमारा इंडिया में मेरे ख्याल से 800 आई थिंक विलेजेस होगा, 800 मिलियन पीपल, 640 विलेजेस होगा, मिलियन होगा। देखो इन लोगों का पूरा प्रॉब्लम ये सोल्व कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेकिंग एवरीथिंग गोइंग टू बी लो कॉस्ट।
पूरा देखो we can it's going to be a diseaseless world, we are going to be a diseaseless, जितना कैंसर को वो डिलीट कर रहे हैं, पार्किंसन, अल्जाइमर, जितना देखो ये पूरा जितना हमारा रिसोर्सेस देगा तो इट्स गोइंग टू बी अबंडेंस एरा, लाइक ऑल द स्केर्सिटी, लाइक एनर्जी बता रहा था, बिल्कुल फ्री होगा, एनर्जी फ्री होगा, जितना हमारे हेल्थ केयर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा फ्यूचर में, पूरा कनेक्टेड विद एआई होगा, रिसोर्सेस, एजुकेशन बिल्कुल फ्री होगा, इवन वी विल बी हैविंग ए फ्री वर्ल्ड, इट्स गोइंग टू बी ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबंडेंस है। थोड़ा टाइम के लिए, सिर्फ 2-3 डेकेड थोड़ा दिक्कत रहेगा, जो भी टेक्नोलॉजी आएगा, जो बंदा पहले मिलेगा वो थोड़ा यूज, लेकिन बाद में इट इज गोइंग टू क्रिएट ए इक्वालिटी फ्रॉम इनइक्वालिटी बेसिकली। किसी को अभी जो सिस्टम आ रहे हैं, एआई इज गोइंग टू बी न्यूरल लेस, जो हमारा सिर्फ इसका ब्रेन का अंदर एक चिप लेकर आ रहे हैं, so it can interact with the interface to the human is bridging an interface with the cloud, जो उसी में दो पूरा प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। so it's going to be सर जी, चैट बॉक्स में थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस भी हैं जो हम नहीं लेंगे। फॉर एग्जांपल वो क्वांटम के बारे में बात हो रही है, फिर दिनों कोरिलेशन बिटवीन एआई एंड आरपीए है, को मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी इज मोर सुटेबल फॉर ए, हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि ये थोड़ा जनरल पब्लिक के लिए है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डू टेक्निकलिटीज ऑफ द इशू, क्यों और वैसे भी पूरे टॉपिक को जो है वो 1 घंटे में खत्म करना मुश्किल है। तो टू समराइज, एक तो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मशीन को इंसानी जहन के मुताबिक या उसके जैसे बनाने की कोशिश है, एक। दूसरा जो है उसमें प्रोग्रामिंग के जरिए जो है इंसानी जहन, जो दिमाग जिस तरह से काम करता है उस तरह से काम करने की उसकी काबिलियत अंदर डालने की कोशिश हो रही है। वो पूरी नहीं हो रही, वो अलग बात है, लेकिन कोशिश हो रही है। तीसरी चीज जो ये है कि ये सारी जो टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं वो इंसानी दिमाग की देन है, लेकिन इसके पीछे हम ये ना भूल जाएं कि इंसानी दिमाग को किसने बनाया। ये अगर हम सबक याद रखें तो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरी चीज जो है कि टेक्नोलॉजी को ह्यूमन वेलफेयर के लिए इस्तेमाल, ठीक है, ना कि नुकसान के लिए। और आगे का जो टाइम आने वाला, और अभी भी शुरुआत भी हुई है कि जॉब सेक्टर जो है वो देयर बी अ पैराडाइम शिफ्ट, ठीक है। जो मैनुअल या रिपीटेटिव जो जॉब्स थे वो जॉब चले जाएंगे, ऑटोमेशन की वजह से जो है वो बहुत से लोग जो है वो जॉबलेस होंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम डेटा साइंस रिलेटेड जो है वो जॉब्स जो है अभी भी वैकेंट है, और आगे भी जो है इसके हाई पॉसिबिलिटी है कि इसमें ज्यादा ओपनिंग्स आएंगे। तो अगर हम बच्चों को, अगर इस फील्ड से रिलेटेड इंटरेस्ट है बच्चों का, तो उनको उस तरफ जो है हम गाइड कर सकते हैं ताकि वो इन जॉब वैकेंसीज को पूरा कर सकें और देश को जो है एक जैसा डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं उनकी लाइन में हम लाके खड़ा कर सकें। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई नो यू हैव टू कैच अ फ्लाइट, तो हम उसको वी आर ट्राइंग टू कट शॉर्ट। थैंक यू वेरी मच जी, मेरा हिंदी उतना फ्लो थोड़ा कम था, तो उतना कर सकते हैं क्या। थैंक यू गिविंग द अपॉर्चुनिटी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मैं नाज़रीन जो लेट से ज्वाइन किए हैं उनको एक छोटा सा हिंदी में वीडियो डाल के इसको प्रोग्राम क्लोज करता हूं, ताकि शुरू में अगर कोई आप मिस किए हैं तो आपको पता चलेगा कि भाई हमने किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, और थोड़ा समरी भी अगर आपके जहन में आ गई तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी रहता है। 2011-12 के एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में करीब 47.41 करोड़ की वर्कफोर्स यानी एम्प्लॉयज हैं, और ये सारे लोग कई तरह के काम करते हैं, जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बेबीसिटर्स, टीचर्स, लेबर्स और भी बहुत सारे जो आप अपने चारों तरफ देखते हो। इनमें से कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो हमारी क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस को मांगती हैं, और कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिनमें इनकी कोई खास जरूरत नहीं होती, जैसे कि लेबर्स या बेबीसिटर्स। दुनिया के सभी लिविंग क्रिएचर्स में हम इंसान सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। इंसानों ने एक पहिए से लेकर रॉकेट तक कई ग्रेटेस्ट इन्वेंशन करी हैं, लेकिन हमने कुछ ऐसा भी इन्वेंट किया है जो शायद आगे जाके हम इंसानों को ही रिप्लेस कर दे। अब चाहे वो किसी भी काम को लेकर हो, यहाँ तक कि ये इन्वेंशन हमारे जितनी या फिर हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट बन सकती हैं। 28 मार्च 2018 को उबर की एक सेल्फ ड्राइविंग कार ने एक्सीडेंट में एक औरत को मार दिया था।
एक ऐसा ही केस 2017 में हुआ था। फेसबुक डेवलपर टीम एक ऑटोमेटिक चैटबॉट बना रहे थे, लेकिन उन्होंने ये देखा कि एलिस और बॉब, जो कि फेसबुक द्वारा बनाए गए 2 AI ड्रिवन चैटबॉट्स थे, उन्होंने अपनी ही एक सीक्रेट लैंग्वेज डेवलप कर ली थी और आपस में ही कुछ बातें करने लगे थे। अब उनकी बातें किसी को समझ में तो नहीं आई, लेकिन फिर भी फेसबुक को ये चैटबॉट्स बंद करने पड़े, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं और इसका फ्यूचर क्या होगा। ये कुछ ऐसी गलतियां थीं जो AI के फ्यूचर पर उंगली उठाने पर हमें मजबूर कर देती हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट्स, ये वो रोबोट्स होते हैं जो बिल्कुल हमारी तरह, यानी बिल्कुल हम इंसानों की तरह दिखते हैं, हमारी तरह चलते, यहाँ तक कि हमारी तरह बातें भी कर सकते हैं। फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट था हबर्ट टेलीवॉक्स, जो कि वेस्टर्न हाउस इलेक्ट्रिक एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा बनाया गया था। ये रोबोट 26 अलग अलग तरह के टास्क परफॉर्म कर सकता था, जैसे कि चलना, बोलना, गिनती करना और दूसरी बहुत सारी चीजें। 14 फरवरी 2017 एक हांगकांग बेस्ड कंपनी एक ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट एक्टिवेट किया जिसने AI रोबोट्स के पूरे इतिहास को चेंज कर दिया। इसका नाम था सोफिया। सोफिया बिल्कुल इंसानों की तरह 50 से भी ज्यादा फेशियल एक्सप्रेशंस दे सकती थी। वो लोगों से बातें कर सकती है। जब लोग उसका इंटरव्यू ले रहे थे, मैं इस यूनिक उपाधि के लिए सम्मानित और गर्व महसूस कर रही हूँ। ये एक ऐतिहासिक घटना है जब पहली बार किसी रोबोट को किसी देश की नागरिकता दी जा रही है। ये शब्द किसी इंसान के नहीं हैं, ये शब्द है ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया के। इन शब्दों को या फिर इस जवाब को उसके अंदर प्रोग्राम करके नहीं डाला गया था, बल्कि उसने ये खुद सोचकर इसका जवाब दिया है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके। जब सऊदी अरेबिया ने सोफिया को फुल सिटीजनशिप का अवार्ड दिया था। अब इमेजिन करो कि आप एक ऐसी जगह रहते हो जहां बाकी सभी दूसरे लोग आपसे बिल्कुल अलग हैं। I've been told, and you probably have been told too, that you need to spend years in therapy. चाहे वो दिखने में हो, चाहे बोलने में, या फिर रहन सहन। अब अगर आपके अंदर कोई इंटेलिजेंस यानी समझ है, तो आप नेचुरली उनसे डर कर, या ऐसा कह लें कि वहाँ पर उनका डोमिनेशन ज्यादा रहेगा, क्योंकि उनके जैसे लोग बहुत सारे हैं और आप बहुत कम। अब ऐसे में आपके जैसा दिखने, बोलने और रहने वाला अगर कोई आपके पास आता है, तो इससे आपको थोड़ा सा सुकून मिलेगा कि चलो मेरे साथ कोई तो है मेरे जैसा। अब धीरे धीरे आपके जैसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब आपके दिमाग में आएगा कि जो मेजॉरिटी में हैं, उनकी डोमिनेंस को कम किया जाए, और शायद इस वजह से आप उनसे विद्रोह भी कर दो। बिल्कुल ऐसा ही कुछ सिनेरियो AI रोबोट के केस में भी हो सकता है। अगर रोबोट इतना कुछ कर सकते हैं, तो आगे चलकर अपनी समझ का इस्तेमाल करके शायद वो हमारी डोमिनेंस को खत्म करने के लिए ये हमें हार्म भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन क्या ये बातें इतनी आसानी से कह देना सही होगा? मतलब इतने बड़े बड़े रिसर्चर्स और साइंटिस्ट इसके बारे में नहीं सोच रहे होंगे क्या? रोबोट्स को बनाने के लिए रोबोट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को कुछ रूल्स के अंदर काम करना पड़ता है, जिसे एसिमोव लॉ ऑफ रोबोट्स के नाम से जाना जाता है। ये रूल 3 बातें कहता है। नंबर 1, एक रोबोट किसी भी तरह या फिर अपनी किसी भी हरकत से किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नंबर 2, एक रोबोट को इंसान द्वारा दिए गए सभी आदेशों को मानना ही होगा, बशर्ते वो पहले नियम को ना भूले। यानी अगर कोई इंसान एक रोबोट को किसी दूसरे इंसान को मानने का हुक्म देता है, तो वो इस आदेश को छोड़कर उसकी बाकी सारी बातें माने। नंबर 3, एक रोबोट को अपना अस्तित्व बचा के रखना है जब तक कि वो पहले दोनों नियम को ना तोड़े। कोई भी मशीन एक रोबोट तभी कहलाएगी या फिर उसे ऑफिशियली इस्तेमाल करने की परमिशन तभी दी जाएगी जब वो इन तीनों रूल्स को फॉलो करेगा। आपको क्या लगता है एक सुपरमार्केट में कितने लोग काम करते होंगे? अगर जनरली एक एवरेज साइज सुपरमार्केट की बात करें, तो वर्कर्स, कैशियर्स और मैनेजर्स को मिलाकर कम से कम 50 लोग तो काम करते ही होंगे। Amazon Go एक ऐसा सुपरमार्केट है जहां इन 50 लोगों की जरूरत नहीं है। Amazon ने ऐसे स्टोर 4 लोकेशंस पर स्टार्ट किए हैं। इन स्टोर्स में कई टेक्नोलॉजी जैसे कि कंप्यूटर विजन, डीप लर्निंग और कई दूसरे डेटा सेंसिंग सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है। कस्टमर को इन स्टोर्स में एंटर करने से पहले Amazon Go ऐप डाउनलोड करना होता है, जो कि आपके Amazon अकाउंट से लिंक होगा। और अगर आप अपने बच्चे या फिर किसी दूसरे के साथ भी वहाँ पर जाते हो, तो आपको उन्हें भी ऐड करना होगा, ताकि अगर वो कोई सामान ले तो उसका बिल भी आपके अकाउंट में ऐड हो जाए। और ये पूरा प्रोसेस कई कैमरास और वेट सेंसर्स की मदद से पॉसिबल हो पाता है।
2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में लगभग ओला और उबर को मिलाकर करीब 7 लाख कैब्स ऑपरेट करती हैं। चलो इमेजिन करते हैं कि अगर इन सारी टैक्सीज को एक ड्राइवरलेस कार के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है, जिनकी टेस्टिंग फॉरेन में सक्सेसफुल हो गई है और वहाँ पर ड्राइवरलेस कार्स एज अ टैक्सी चल भी रही हैं, तो ये सारी ड्राइवर्स की जॉब खत्म हो जाएंगी। यूके में 10,000 वर्कर्स में 33 रोबोट्स काम करते हैं, यूएस में 93 और जापान में इनकी संख्या है 213। यानी जापान में हर 10,000 वर्कर्स में से 213 वर्कर रोबोट हैं। एक रिसेंट रिपोर्ट ये बताती है कि यूएस में 1990 से 2007 के बीच करीब 67,000 जॉब्स रोबोट्स की वजह से कम हो गई हैं और अगले 30 सालों में आधी जॉब्स ऑटोमेशन की वजह से कम हो जाएंगी। इलॉन मस्क का कहना है कि भविष्य में रोबोट्स वो सारे काम जो हम इंसान करते हैं वो रोबोट्स हमसे बहुत बेहतर तरीके से कर सकेंगे। लेकिन जिस चीज का इन्वेंशन हम इंसानों ने ही किया है, क्या वो हम इंसानों की जगह सच में ले पाएगा? तो चलिए इसे समझने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, यानी इंसानों द्वारा बनाई गई कोई भी चीज, और इंटेलिजेंस का मतलब होता है समझ, यानी एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, रीजनेबिलिटी, लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस। डिजिटल कंप्यूटर के डेवलपमेंट के बाद इन कंप्यूटर्स को कई कॉम्प्लेक्स टास्क जैसे कि फाइंडिंग प्रूफ ऑफ लार्ज मैथमेटिकल इक्वेशंस या चेस खेलने जैसे कई इंटेलिजेंट कामों के लिए प्रोग्राम किया गया था। उसके बाद से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा एडवांस होती चली गई, लेकिन ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं बनाया जा सका जो कि हम इंसानों जितना फ्लेक्सिबल और हमारी तरह एक लार्ज डोमेन को मैच कर सके। जैसे कि इंसान एक ही टाइम पर इमोशनल, फिजिकल और मेंटल कई डोमेन में एक्टिव होकर डिसीजन ले सकता है। वैसे तो ह्यूमन इंटेलिजेंस को हम केवल एक ही ट्रेट में डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत सारी अलग अलग एबिलिटीज का कॉम्बिनेशन होती हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुख्य तौर पर इन्हीं कंपोनेंट्स पर फोकस रहता है, जैसे कि लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पर्सपेक्शन और यूज ऑफ लैंग्वेज। और इन सभी चीज़ों के लिए एआई प्रोग्राम को ट्रेन किया जाता है। जैसे आप स्नैपचैट फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हो, जिसमें अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स और चश्मे होते हैं। आखिर इन एप्लीकेशंस को कैसे पता चलता है कि आपकी आंखें कहाँ हैं, जहां उन्हें चश्मा प्लेस करना है? इसके लिए प्रोग्राम को ये चीज़ें सैंपल्स की मदद से याद करवाई जाती हैं। पहले प्रोग्राम को अलग अलग सैंपल्स दिखाए जाते हैं और उनमें बताया जाता है कि आँख कहाँ पर है, और अलग अलग शेप को ऑब्जर्व करके उसे ये चीज़ याद हो जाती है कि एक जनरल फेस पर आँख कहाँ पर होती है। आप अभी गूगल असिस्टेंट खोलो और उससे पूछो हु इज़ सलमान खान, फिर पूछो व्हाट इज हिज एज। गूगल असिस्टेंट आपको सलमान खान की ही एज बताएगा। यहाँ पर आपको ये पूछने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज द एज ऑफ सलमान खान। अगर आपने पहले एक सवाल सलमान खान के बारे में पूछा है, तो गूगल असिस्टेंट अपने आप ही समझ जाएगा कि आप उसकी ही एज के बारे में पूछना चाहते हो। अब शायद आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ बातें समझ गए होंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर ह्यूमनॉइड रोबोट्स हम इंसानों की जगह कभी ले पाएंगे? वेल, इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर देना। अब चलते हैं 1850 में, जब ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रेन्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करी जाती थी। उस टाइम पर लोकोमोटिव इंजीनियर्स, रेल रोड कंडक्टर्स और ब्रेकमैन की जॉब्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। लेकिन 1900 में ऑटोमोबाइल के इन्वेंशन के बाद इन जॉब्स की ग्रोथ काफ़ी हद तक कम हो गई। अब कार मैकेनिक्स और रिपेयरमैन की जॉब में बढ़ोतरी होने लगी, लेकिन रेल रोड जॉब्स धीरे धीरे कम होने लगी। और कई बड़ी कंपनीज का कहना है कि रोबोट्स के आने के बाद भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि रिलेटिव जॉब्स के लिए रोबोट बेस्ट हैं। क्योंकि अगर आप किसी रोबोट को कोई एक काम करने के लिए ट्रेन कर देते हो, तो वो उस काम को सबसे बेस्ट तरीके से करेगा। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है क्रिएटिविटी की, वहाँ पर रोबोट्स इंसानों से बहुत ही ज्यादा पीछे हैं। और जैसा कि ऑटोमोबाइल्स के आने के बाद हुआ था, वैसा ही कुछ होगा रोबोट्स के आने से। जॉब्स की रिक्वायर्ड स्किल्स चेंज हो जाएंगी। और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को लोगों को ये स्किल्स सिखानी पड़ेंगी। अब आपने ऐसी कई वीडियोस देखी होंगी जिनमें फैंटेसी को बढ़ाने के लिए आपको कुछ ऐसी बातें बताई जाती हैं जो सुनने में तो काफी अच्छी लगती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कोई मूवी चल रही है, लेकिन वो प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं होती। वेल, हम इसीलिए दूसरों से अलग हैं। आपको यहाँ अजीज नाजरीन, उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया।
इसमें एक सेशन में सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज हम तो शेयर नहीं कर सकते। सिर्फ ये कि इस टॉपिक को हाईलाइट करना था, इसकी अहमियत को उजागर करना था, ताकि आप उसको थोड़ा और एक्सप्लोर करें और जानने की कोशिश करें। और जो नौजवान इस तरफ राग़िब हैं, इसको एज ए करियर लेना चाहते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो अकॉर्डिंगली उसकी आप कैरियर गाइडेंस ले सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। थोड़ी देर में हम कमेंट बॉक्स में यूट्यूब लिंक भी भेजेंगे। जो लोग आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं, जो फेसबुक पे नहीं है, उनको आप यूट्यूब लिंक भेज सकते हैं। और रेगुलर अपडेट के लिए आप उस पे सब्सक्राइब पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।